नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ अलग अलग से टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन क्या है, कैसे बना और किस तरीके से यूरोपीय यूनियन आज हमारे देश में या विश्व में कैसे इसके संबंध हैं, कैसे कैसे ये विकसित हो रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ये किस प्रकार से बना, ये अचानक बनकर नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे बनकर क्या हुआ, उभरा। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे यूरोपीय यूनियन एक महत्वपूर्ण संगठन में से बनकर उभरता है। इस टॉपिक को हम 12th के अंदर भी पढ़ सकते हैं और IR के अंदर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में कि यूरोपीय यूनियन कैसे बनकर तैयार होता है। जब हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन, तो यूरोप जो है वो एक महाद्वीप है। जो हमारा यूरोप है वो एक महाद्वीप है। यूरोपीय यूनियन में लगभग इस समय 28 देश शामिल हैं, यानी इस समय करीब 28 देश शामिल हैं। वो अलग बात है कि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, अब इसमें 27 देश हैं। तो हम यूरोपीय यूनियन के बारे में देखने वाले कि यूरोपीय यूनियन में जो 28 देश हैं ये कैसे कैसे शामिल हुए और यूरोप के ये सभी देश आज विश्व में सबसे बड़ी एक महाशक्ति कैसे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप एक बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है। जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप एक बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी जब 1939 से लेकर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध होता है, इस दौरान दूसरे विश्व युद्ध का जो अखाड़ा था यानी दूसरे विश्व युद्ध का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो यूरोप ही था। यूरोप के ज्यादातर देश, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन माना जाता है, आपको पता ही है, वो सभी यूरोपीय कंट्री के क्या थे, देश थे। तो हम यही देखने वाले हैं कि यूरोपीय कंट्री के जो देश आपस में लड़ते रहते थे, आखिरकार इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण संगठन कैसे बनाया और अपने आप को एक संगठन के तहत कैसे जोड़ा और किस प्रकार से यूरोप एक संगठन के रूप में उभरा। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उस दौरान यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। यानी यूरोप की अर्थव्यवस्था, यूरोप की जो आपसी सहसम्मति है, उन सब की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब यूरोप 1945 में जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, पूरी तरीके से इसकी आर्थिक स्थितियां खराब हो चुकी थी, तो यूरोप को आगे कैसे विकसित किया जाए, इसके ऊपर बहुत सारे देशों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी। क्योंकि यूरोप जो है उसकी कंट्रियां ऐसी कंट्री हैं जो विश्व में सबसे पहले खुले द्वार की नीति, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी वगैरह जो है उन सबको लागू करती हैं। और यूरोप सबके लिए शुरू से ही, आज से नहीं, सदियों से सबके लिए यूरोप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। ये विकास के तर्क पर सबसे महत्वपूर्ण महादेश माना जाता है। यही वो देश, यही वो महाद्वीप है जिसने कह लो उपनिवेशवाद की शुरुआत की। फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया जिसके हम खुद गुलाम थे। तो ये सब देश जो हैं वो हम देखते हैं कि लगातार इसी महाद्वीप में है। और इस महाद्वीप को 1945 में जो पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हो चुका है, उसको कैसे हम विकसित करेंगे और कैसे एक महादेश जो ये पहले से एक तरीके से सभी देश अपने आप में इनकी सबकी अलग पहचान थी, दोबारा से इसकी पहचान कैसे बनकर उभरेगी। तो हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। यूरोप जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तब यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका ने, USA ने यूरोप को जबरदस्त आर्थिक मदद प्रदान की। यूरोप को, ठीक है ना, अमेरिका ने जबरदस्त आर्थिक मदद दी। उसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। मार्शल योजना देने के पीछे कुछ रीजन था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद दो महाशक्तियां विश्व में उभरी, एक अमेरिका और दूसरा तुम्हारा सोवियत संघ था। तो दोनों महादेशों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेहतर साबित करने की होड़ सी मची हुई थी। तो अमेरिका ने सोचा कि इसे क्यों ना मैं जबरदस्त आर्थिक मदद दूं, इसके चक्कर में ये विकसित भी होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं मेरा क्या हो जाएगा, आभारी भी हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर यूरोपीय देशों में लगातार क्या हो गया, लगातार बड़े स्तर पर अगर हम बात करें तो यूरोपीय देशों में इस तरीके की बातें उठी कि कहीं ना कहीं अगर अमेरिका इसे जबरदस्त आर्थिक मदद देगा तो ज्यादातर जो यूरोपीय देश के जो महाद्वीप के देश हैं वो अमेरिका के साथ क्या होंगे, जा मिलेंगे। इसको लेकर अमेरिका ने जबरदस्त आर्थिक मदद प्रदान की यूरोपीय कंट्रियों को और इसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। जो 1945 के बाद यूरोपीय कंट्रियों को अमेरिका द्वारा जबरदस्त आर्थिक मदद प्रदान की गई, उसको हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। और ये मार्शल योजना पाते ही यूरोप विकसित होना शुरू हो गया।
ये कह लो यूरोप ने अपने आप को दोबारा से पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। अब ये तो था नहीं कि अचानक मार्शल योजना मिलते ही यूरोप यूनियन बन गया, ऐसा तो है नहीं। यूरोप को एक यूनियन बनने में, एक संगठन बनने में, एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी एक आर्थिक शक्ति बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मार्शल योजना के मिलने के बाद धीरे धीरे यूरोप ने अपना विकास आरंभ किया और यूरोप ने सबसे पहले 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। यूरोप ने सबसे पहले 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। लेकिन यूरोपीय संघ की मेन बनने की जो कड़ी शुरू होती है, वो शुरू होती है, स्थापना जो शुरू होती है वो दो संधियों से शुरू होती है। सबसे पहले आती है पेरिस की संधि और उसके बाद आती है रोम की संधि। ये दो संधियां हैं, पेरिस की संधि और रोम की संधि। इन दोनों संधियों से यूरोपीय यूनियन का मेन एक तरीके से कह लो कि बनना क्या हो गया, आरंभ हो गया। जब हम बात करते हैं पेरिस की संधि की, जब भी हम बात करते हैं पेरिस की संधि की, 1951 में पेरिस की संधि हुई। इस संधि के तहत ECSC की स्थापना हुई, यानी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यानी यूरोप में। और इसको स्थापना करने वाले 6 सदस्य थे पहले, यानी यूरोपीय संघ में पहले यूरोप को एक संगठन के रूप में बनाने, यानी जो शुरुआत हुई, जो पहला कदम बढ़ाने के आगे था, उसमें सिर्फ पहले 6 ही देश थे। जैसे जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, लग्जमबर्ग था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोला जाता है। तो इसमें पहले 6 ही कंट्री थे और इन्हीं 6 कंट्री ने सबसे पहले क्या किया, पेरिस संधि की। और इस संधि के तहत हम कहते हैं कि यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना क्या हो गई, की गई। और इस तरीके से यूरोपीय संघ को बनाने में और एक तरीके से कह लो यूरोपीय यूनियन को बनाने में एक कदम इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, आगे बढ़ाया। तो उसके बाद दूसरी संधि कुछ सालों बाद ही 1957 में की गई, जिसे हम रोम की संधि बोलते हैं। इन्हीं 6 राष्ट्रों ने, जो 6 राष्ट्र याद रखना जो पेरिस की संधि में थे, उन्हीं 6 राष्ट्रों ने दोबारा से एक सफल, मतलब इसमें जो उन्हें सफलता मिली, पेरिस की संधि में जो उन्हें सफलता मिली थी, यानी पेरिस की संधि में यूरोपीय यूनियन जो बनने के एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया था, उसमें जो उन्हें इन 6 देशों को सफलता मिली, उसी के तहत दोबारा से इन्होंने एक और, मतलब इससे प्रेरित होकर एक और संधि की, जिसे हम रोम की संधि कहते हैं। इस रोम की संधि के तहत आखिरकार ऐसा हुआ क्या, इस रोम की संधि के तहत EEC की स्थापना की गई। किसकी, EEC, यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। 1900 कब की गई है, 57 में। कब की गई, 1957 में रोम की संधि के तहत EEC की स्थापना क्या हो गई, की गई। इस तरीके से यूरोपीय संघ की दो ये महत्वपूर्ण संधियां, यानी यूरोप में ये 2 महत्वपूर्ण संधियां, हम इसे यूरोपीय संघ की ना संधि बोलकर पहले बोलेंगे कि ये 2 महत्वपूर्ण संधियां सबसे पहले यूरोप में क्या शुरू करती हैं, यूरोप में एक तरीके से यूरोप को एक यूनियन स्तर पर, यानी एक महत्वपूर्ण संगठन को बनाने स्तर पर क्या करती है, काम शुरू करती हैं। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो 1973 का टाइम आता है 1973 का। 1973 में EEC में 3 देश और शामिल हो गए, जो ये यूरोप ने अपने आप को 2 संधि के तहत आगे बढ़ाना शुरू किया। 6 देश हैं। 6 देश ने पेरिस की संधि में पहले सबसे पहले यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की, और उसके बाद जल्दी इसमें क्या हो गए, कुछ देश और भी इसके साथ स्थापित हुए, और 3 देश और जल्दी शामिल हुए। कब शामिल हुए, 1973 में। यूके, आयरलैंड और डेनमार्क, ये 3 देश और भी शामिल हुए। कब शामिल हुए, 1973 में। याद रखना, 1973 में EEC में 3 देश और शामिल हुए, यूके, आयरलैंड और डेनमार्क। और इस तरीके से यूरोपीय संगठन के कितने देश हो गए, अब हो गए आपके पूरे 9 देश। कितने, 9 देश हो गए। याद रखना, 1973 में यूके शामिल हुआ था। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रेक्जिट। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा मैं, करंट अफेयर चल रहा है अभी। क्या हुआ कि ब्रेक्जिट अभी हाल ही में शुरू हुआ है, अभी हुआ है ये ब्रेक्जिट। तो ये पूछ सकता है कि जो ब्रेक्जिट हुआ है, जिसके तहत ब्रिटेन बाहर हुआ है, वो ब्रिटेन यूरोपीय संघ में कब शामिल हुआ था, तो ये शामिल कब हुआ था, 1973 में। इसलिए ये बात याद रखना कि 1973 में यूके, आयरलैंड और डेनमार्क 3 कंट्रियां शामिल हुई, और इस तरीके से ये 6 और ये 3 ये मिलते हैं, 6 और 3 मिलकर क्या 9 बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1981 से 1986 तक 3 देश और शामिल हुए यूरोपीय यूनियन में, यानी 3 देश और शामिल हो गए। अब इसमें 12 कंट्री हो गई, 9 इधर हो गई थी, और 3 देश कौन कौन से शामिल हुए, पुर्तगाल, स्पेन और यूनान। यूनान को याद रखना हम ग्रीस भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, तो यूनान को हम ग्रीस भी बोलते हैं। इस तरीके से इसमें 12 कंट्रियां क्या हो गई, अब शामिल हो गई। इस तरीके से यूरोप ने अपने आप को एक संगठन के रूप में बनाने में
कदम दर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले हमने देखा कि उसने पेरिस की संधि की, उससे पहले भी हमने देखा था कि पहले अमेरिका ने जबरदस्त आर्थिक मदद दी थी। किसी को भी अगर विकसित होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं उसे एक मदद की जरूरत होती है, और वो मदद अमेरिका ने की थी उसकी। उसके बाद पेरिस की संधि हुई, फिर रोम की संधि हुई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 3 देश और शामिल हुए 1973 में, और ये 9 देश स्थापित हो गए। उसके बाद 1981 से 86 तक हमने देखा कि 3 देश और शामिल हो गए, अब ये 12 देश हो गए। इस तरीके से सफलता मिलते हुए आखिरकार टाइम आया 1991 का। 1991 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। 1991 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय शीत युद्ध समाप्त भी हुआ था, और 1991 में यूरोपीय संघ में भारी बदलाव आए। एक तरीके से कह लो कि बड़े स्तर का बदलाव आए। क्या बदलाव आए? इस समय सबसे महत्वपूर्ण 2 फैसले लिए गए 1991 में। सबसे पहले तो याद रखना, मैस्ट्रिक्ट की संधि हुई थी यूरोप के अंदर। ये मैस्ट्रिक्ट की संधि नीदरलैंड में हुई, और ये संधि 1991 में हुई। इस मैस्ट्रिक्ट की संधि में 2 फैसले लिए गए। कौन कौन से फैसले लिए गए? एक पहला फैसला यह लिया गया कि यूरोपियन यूनियन समुदाय का नाम बदलकर अब यूरोपीय संघ रख दिया गया। यानी यूरोपियन समुदाय, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो था, उसका नाम बदलकर अब यूरोपीय संघ रखा गया है। यानी अब ये यूरोपीय यूनियन क्या हो चुका है? हो चुका है। कब हो चुका है? 1991 में। और किस संधि से हुआ है? मैस्ट्रिक्ट संधि से। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि इसमें कुछ और भी चेंजेस थे। अब दूसरी चीज क्या हुई कि इस समय यूरोपीय यूनियन में एक ही मुद्रा स्थापित की गई। कौन सी मुद्रा? यूरोपीय की यूरो। याद रखना, यूरो जो उसकी मुद्रा स्थापित की गई थी, इसके तहत एक बैंक भी है यूरोप का, जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इस यूरोपियन सेंट्रल बैंक में 19 देश शामिल हैं, और इसकी स्थापना तो 1991 में कर दी गई थी, लेकिन इसकी जो मुद्रा, जो यूरो चलेगी, जो 19 देशों में चलेगी, जो 19 ये जो यूरो जो है, ये सहयोग मुद्रा जो है, ये 1 जनवरी 2002 से सारे देशों में क्या हो गई? स्थापित होना शुरू हो गई। अब ये मैस्ट्रिक्ट संधि जो थी वो 1 नवंबर 1993 से क्या हो गई? लागू हो गई, और आखिरकार यूरोपीय समुदाय क्या बन गया? यूरोपीय यूनियन बन गया। और 1 नवंबर 1993 से इसे यूरोपीय यूनियन क्या हो गया? माने जाने लग गया। तो इस तरीके से यूरोप एक क्या बन गया? संगठन बन गया। यहां ये एक तरीके से संगठन बनकर, एक यूनियन बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। यानी पहले पेरिस की संधि, रोम की संधि, फिर सफलता के बाद देशों का शामिल होना धीरे धीरे, फिर मैस्ट्रिक्ट की संधि 1991 में जाकर, तब जाकर यूरोप क्या बन गया? यूरोप एक कह लो कि पूरी तरीके से यूनियन बनकर एक तैयार हो गया। और इस तरीके से यूरोप ने अपने आप को दोबारा से क्या कैसे विकसित किया। कुछ साल बाद यानी 1995 में 3 देश और शामिल हुए। 3 देश कौन कौन से थे? इसके अंदर था, सबसे पहला देश था ऑस्ट्रिया, फिर था फिनलैंड, और फिर था स्वीडन। इस तरीके से 3 देश और शामिल हुए, और इसकी संख्या कितनी हो गई? 15। इस तरीके से यूरोपीय यूनियन में दिन प्रतिदिन ये कह लो कि लगातार बढ़ोतरी होती चली गई, और इस तरीके से यूरोपीय यूनियन में लगातार चीजों का विस्तार होता चला गया। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, वर्ष 2004 में नाइस की ट्रीटी के तहत ईयू का यानी यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा विस्तार हुआ, जिसमें इस संधि के तहत, इस ट्रीटी के तहत एक तरीके से कह लो कि 10 देश शामिल हुए थे इसमें। यहां 15 थे, और यहां कितने हो गए? 10 और 25 देश हो गए। इस तरीके से इसमें 25 कंट्री शामिल हो गई। जनवरी 2007 में पूर्वी यूरोप के 2 और देश शामिल हुए, रोमानिया और बुल्गारिया, यानी 26 और 27 हो गए। सबसे आखिरी देश जो इसमें शामिल हुआ था, पूछ भी सकता है किसी किसी पेपर वगैरह में कि सबसे आखिरी देश यूरोपीय यूनियन में कौन सा शामिल हुआ था, तो 1 जुलाई 2013 को इसके अंदर जो देश शामिल हुआ उसका नाम है क्रोएशिया। वो 28वां देश था। इस तरीके से यूरोपीय यूनियन बना, और आज हमारे सामने जो 28 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन बनकर क्या होता है? उभरता है। इसके अंदर अब 27 हैं। कैसे 27 है वो अभी हम देख लेंगे, कैसे 27 बचे हैं। और कहीं ना कहीं यूरोप अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन का क्या होता है? विस्तार करता है। इसमें अब हम कुछ और चीज देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि किस प्रकार से संगठन बना, और एक के बाद एक कंट्रियां क्या हो गई? शामिल होती चली गई। यानी इसके अंदर लगातार देशों का क्या हो गया? विस्तार होता चला गया। जब इसमें हम कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ छोटी बड़ी चीजें जब हम देखते हैं, जैसे जब भी हम बात करते हैं यूरोप की, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। याद रखना, जो यूरोप की हम बात करते हैं, यूरोप की, इसकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा। इसमें 2 देश हैं, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, और दूसरा कौन है? ब्रिटेन है। इसके जो ये दोस्त हैं, ये यूएनओ के स्थायी सदस्य भी हैं। अगर हम बात करें तो यूएनओ के स्थायी सदस्य भी हैं। यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं, इनके पास 550 परमाणु हथियार से ज्यादा हैं। यानी ये इनकी शक्ति को प्रदर्शित करता है कि यूरोपीय यूनियन के एक संगठन के ही 2 देश क्या हैं? यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। उसके बाद जिस अमेरिका ने इसे मदद दी, यूएसए की मुद्रा क्या है? आपको पता ही है, डॉलर है यूएसए की मुद्रा, ठीक है ना। डॉलर यूएसए की मुद्रा है,
और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है। जिस अमेरिका ने इसे मदद दी, जबरदस्त आर्थिक मदद, आज अमेरिका के आर्थिक तौर पर ये क्या देता है? टक्कर देता है। 2016 का इसका जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद में है यूरोप का, वो कितना है? करीब 17,000 अरब डॉलर है। यानी ये अमेरिका से भी करीब 3 गुने से क्या है? ज्यादा है। कहने का क्या मतलब है कि लगातार इसकी विकास और इसका जो बढ़ोतरी है वो लगातार एक के बाद एक क्या और ये विकसित होती चली जा रही है। अब कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें हर एक चीज है, हर एक चीजों का विकास हुआ है। इसमें अगर हम कुछ और चीजों पर नजर डालें तो यूरोप में एक यूरोपियन परिषद भी है। क्या है? यूरोप में एक यूरोपियन परिषद भी है, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम में पड़ता है। इसका एक परिषद है। यूरोप में अगर बात करें तो सबसे जो बड़े इसके अंदर जो सुधार हुए थे वो कौन सी? लिस्बन की संधि के तहत हुए थे, जो 2007 में बनाई गई थी और 2009 में उसे लागू कर दिया गया। यूरोपियन एक संसद भी है, दूसरी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी इसकी संसद है। सबसे पहली आपको पता ही है यूएनओ की है, ठीक है, जो काउंसिल है उसकी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संसद किसकी है? यूरोपीय यूनियन की। 751 सदस्य हैं इसके अंदर। यूरोप का अपना एक न्यायालय भी है, ठीक है ना, जिसको 1989 में बनाया गया था, जो लग्जमबर्ग में स्थापित है। इस तरीके से यूरोपीय यूनियन अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनाता है, संगठन बनाता है और अपने आप को बहुत बड़े स्तर पर क्या करता है? विकसित करके रखता है। यूरोपीय यूनियन ने सिर्फ अपने आप को शक्ति के मामले में नहीं आगे बढ़ाया है। 2012 में जब हम बात करते हैं, 2012 में यूरोपीय यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। जैसे शरणार्थियों की समस्या हुआ, ठीक है ना, विभिन्न देशों में, या शांति स्थापित करने में, या आपस में सहयोग करने में, इसे 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इस तरीके से यूरोप अपने आप को एक संगठन, एक रूपरेखा और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था के तहत क्या करता है? विकसित करता है। लेकिन बहुत बड़ा संगठन है ये। इसमें इतना जितना बड़ा एक तरीके से घर होता है, परिवार होता है, उतने ज्यादा विवाद भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यूरोप में भी कुछ विवाद देखने के लिए मिलते हैं। सब ज्यादा विवाद यूरोप में एक तो होते हैं मुद्रा को लेकर होते हैं, और दूसरा ब्रिटेन इसके बहुत बड़ा विवाद का एक जड़ बना रहता है हमेशा, ठीक है। हाल ही में वो तो ब्रेक्जिट भी कर गया है। ब्रेक्जिट अगर हम बात करें तो ब्रेक्जिट कैसे था वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम देखते हैं मुद्रा का बहुत बड़ा विवाद रहता है। सारे देश यूरो को एक साझी मुद्रा मानने से इंकार करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपसी सहयोग के मुद्दे पर भी, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कई ऐसे, फ्रांस और ब्रिटेन का कई बार क्या होते हैं, जैसे अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो इस पर फ्रांस और ब्रिटेन की अलग अलग बातें थी। फ्रांस विरोध कर रहा था और ब्रिटेन उसका साथ दे रहा था अमेरिका का। तो इस तरीके से कई बार कुछ यूरोपियन कंट्री के देश अमेरिका के साथ जाकर मिलते हैं तो कुछ देश कहते हैं नहीं, हमें अमेरिका के साथ नहीं मिलना चाहिए, हमें अलग से अपने आप को एक व्यवस्थित संगठन बनाना चाहिए। तो इसको लेकर कई बार विवाद भी होते हैं। यानी बड़ा संगठन है तो विवाद तो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेक्जिट क्या है? ब्रेक्जिट है ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपीय यूनियन से, इसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। ये हाल ही में खबर उठ रही है इसकी। अगर बात करें तो ब्रेक्जिट जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 1973 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ था ब्रिटेन, और उसके बाद 1990 में ये बात उठी सबसे पहले कि हम यूरोपीय यूनियन से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यूरोप के बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे नेताओं का ये कहना था कि कहीं ना कहीं आपसी जो सहसम्मति होती है, आपसी जो विकास होता है, उसमें हमारा कहीं ना कहीं ब्रिटेन के विकास में यूरोपीय यूनियन का एक रास्ते का रोड़ा अटकाता है, उसे विकास सही से करने नहीं देता। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। हाल ही में 2013 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुए, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, डेविड कैमरून वगैरह की वहां पर सरकार बनी, तब उन्होंने ब्रिटेन से बाहर होने के लिए बोला कि अगर मेरे को सभी जिताते हैं तो मैं ब्रिटेन को क्या करूंगा? यूरोपीय यूनियन से बाहर कर लूंगा। और वो चुनाव जीत भी गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों से बहुमत दिलाऊंगा। 2016 में लोगों से उन्होंने बहुमत कराया और 52% लोगों ने वोट दिया कि हम यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को बाहर करना चाहते हैं। जबकि खुद कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेता जो थे वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन क्या हो जाए? यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाए। लेकिन फिर भी इसके विषय में बहुत विवाद है। उसके विषय में हम देखेंगे कि 2019 दिसंबर तक आते आते और अब आखिरकार कहीं ना कहीं ब्रेक्जिट हो चुका है। तो ये चीजें हम देखते हैं कि लगातार इतने बड़े संगठन को लेकर कई बार कुछ विवाद भी उठते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन में से एक है। पूंजीवादी, उदारवादी और कहीं ना कहीं खुले द्वार की नीति के लिए सबसे पहले जाना जाता है। इसलिए हम ब्रिटेन को सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक क्या होते हैं? मानते हैं।
इस संगठन के तहत कुछ बातें और अगर आपको याद रखनी है तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक सुविकसित संगठन बनाने में कामयाब नहीं रहा, दुनिया का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो दुनिया का ध्यान भी इसकी तरफ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर, विकास को लेकर जब भी किसी विकसित देश की बात करते हैं और हम वहां यूरोप का नाम लिया जाता है, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी बोला जाता है, तो हमारे मुद्दे पर हमेशा यह आता है कि विकास, यानी वो देश विकसित है। इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं दुनिया के सबसे बड़ी चीजों में। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खुश देश कौन है, सबसे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह किस देश का सबसे अच्छा है, नॉर्वे वगैरह, तो उसमें यूरोपियन कंट्री की ही बात आती है। और इस तरीके से यूरोप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के रूप में क्या करता है, बनाता है। तो थैंक यू, आज का हमारा लेक्चर यूरोपियन यूनियन पे था। आगे फिर हम एक टॉपिक पर मिलेंगे। जब तक वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।